नमस्कार दोस्तों, सिविल जॉब एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शशांक अग्रवाल। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की 10वीं यूनिट, जिसमें हम मध्य प्रदेश की जनजातियां और उनका भौगोलिक स्वरूप आज पढ़ने वाले हैं। इसका प्रथम लेक्चर था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर आप वो वाला वीडियो देखें। उसी का सेकंड पार्ट आज का वीडियो है। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में जनजातियां कौन सी हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में निवास करती हैं, इनका भौगोलिक स्वरूप क्या है, इनके विषय में आज हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मध्य प्रदेश की जनजातियां कौन कौन सी जनजातियां हैं, किन क्षेत्रों में निवास करती हैं, किस जनजाति को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। क्लियर? साथ ही साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के संबंध में कुछ आंकड़ों पर। ये आंकड़े आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं। इन आंकड़ों में जैसे जनगणना के अनुसार कुछ आंकड़े होते हैं, कुछ मध्य प्रदेश एक होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके आंकड़े मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 में जारी किए गए थे। तो उसके अनुसार भी हम मध्य प्रदेश की जनजातियों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जनजाति समझाया था। बेसिकली जनजातियां क्या होती हैं, जनजातियों का स्वरूप मध्य प्रदेश में कैसे है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हुए, है ना, इसके साथ ही साथ सिलेबस हम डिस्कस किए थे, तो उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम आज मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने समझा था जनजातियां क्या होती हैं, जनजातियां ये देखा था हमने। तो मैंने आपको बताया था कि जनजातियां कई परिभाषाओं के से आधार पर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाने का प्रयास किया था कि जनजातियां होती किसे हैं। सामान्यतः आप सामान्य भाषा में इनके लिए एसटी शब्द का प्रयोग कर देते हो, कई बार शेड्यूल्ड ट्राइब, कई बार आप सामान्य भाषा में इनके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग कर देते हो, आदिवासी, है ना। सामान्य बोलचाल भाषा में इनको आदिवासी भी कहा जाता है। तो देखिए, जनजातियां होती क्या है वास्तविकता में। तो एक इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार जनजातियों को समझाने का प्रयास किया गया कि जनजातियां समाज का एक ऐसा वर्ग है, क्या समाज का ऐसा वर्ग है जिनकी समाज का एक ऐसा वर्ग है जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, और संस्कृति होती है, ठीक है, जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा और विशिष्ट संस्कृति होती है। विशिष्ट कहने से यहां मतलब क्या निकलता है? मतलब किसी क्षेत्र में अगर जनजातीय समाज रह रहा है, जनजातीय समाज के लोग रह रहे हैं, तो समाज की भाषा होते हुए भी अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए, अपनी अलग सांस्कृतिक हस्तांतरण के लिए, अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं को स्थापित करने के लिए ये अपनी खुद की भाषा का प्रयोग करते हैं। इस भाषा को विशिष्ट भाषा कहा जाता है। आज हम जनजातियों की विशेषताओं में इन चीजों को समझेंगे। विशिष्ट भाषा मतलब, जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे हमारे क्षेत्र में पश्चिम मालवा क्षेत्र, धार, झाबुआ, अलीराजपुर में एक जनजाति रहती है जिसको भील जनजाति कहा जाता है। यह जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो भील जनजाति अपनी विशिष्ट भाषा, हम जानते हैं कि संपूर्ण मालवा प्रांत में मालवी बोली बोली जाती है, लेकिन भीलों की अपनी बोली जो है, उस बोली को भीली बोली कहते हैं, और ये मालवी से अलग होती है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम मध्य प्रदेश के जब पूर्वी हिस्से में जाते हैं, तो पूर्वी हिस्से में, उत्तर पूर्वी हिस्से में, तो हम रीवा पन्ना के पठार में जब पहुंचते हैं, तो रीवा पन्ना के पठार में बोली जाने वाली मुख्य भाषा जो है वो बघेली है। क्या है? बघेली। बघेली की भी उप बोली होती है, जैसे एक होती है रीवा क्षेत्र में बोली जाती है जिसको कहते हैं रिमहाई, है ना, तिरहरी, इस प्रकार की
त्योथर वाले क्षेत्र होता है तिरहरी, यहाँ पे तिरहरी बोली जाती है। लेकिन इस क्षेत्र में जो जनजाति रहती है उस जनजाति का नाम है कोल जनजाति। और कोल जनजाति की अपनी क्या बोली है? कोल जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली बोली को कोली बोली कहते हैं। तो समझ में आया, जनजातीय समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा और संस्कृति होती है तथा एक और लाइन लिख ले इसमें, खान पान के विशिष्ट तरीके होते हैं। क्या होते हैं? विशिष्ट तरीके होते हैं तथा जो सामान्य समाज से अलग समाज से अलग प्रायः जंगलों में निवास करते हैं। जंगलों में निवास करते हैं, ठीक है। ऐसे वर्गों को क्या कहा जाता है? ऐसे वर्गों को जनजातियां कहा जाता है। ऐसे वर्गों को जनजातियां कहा जाता है। क्लियर? अलग अलग लोगों ने अलग अलग जनजातियों के नाम दिए हैं। जैसे अलग अलग समाजशास्त्री अलग अलग काल में अलग अलग स्वरूप देखते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये साहब ने इनको क्या कहा? तो जी.एस. घुरिये साहब ने कहा कि समाज का एक हिंदू ही है ये वास्तविकता में, और सभ्यता की दौड़ में प्राय ये पीछे रह गए हैं, जंगलों में रह गए। तो जी.एस. घुरिये साहब ने इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, पिछड़े हिंदू। ठक्कर बाबा अपन जानते हैं आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं, आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं। महात्मा गांधी ने समाज के दो कमजोर वर्गों के लिए अलग अलग नाम दिया। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, और इन जनजातियों के लिए, है ना, गांधी जी ने क्या कहा इनके लिए? तो गांधी जी ने इनके लिए गिरिजन शब्द का प्रयोग किया है। क्या प्रयोग किया है? गिरिजन। गिरि मतलब होता है पर्वत और जन मतलब निवासी। तो जनजाति क्या हो गई? जनजातीय समाज का एक ऐसा वर्ग हो गया जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, विशिष्ट बोली और विशिष्ट संस्कृति, खान पान के विशेष तरीके, और समाज से अलग प्रायः जंगलों में निवास करने वाले लोगों का समूह। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? जनजाति। इसके अतिरिक्त जनजातियों की विशेषताएं अब हम बता चुके थे। अब आते हैं मध्य प्रदेश में कैसी है जनजातियां। ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक जनजातीय बाहुल्य राज्य है। हमारा क्या है? जनजातीय बाहुल्य राज्य। अर्थात हमारे मध्य प्रदेश में कुल जनजातीय जनसंख्या का, मतलब देश की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 8% जनजातियां सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में निवास करती है ना। देश की कुल जनजातीय जनसंख्या का सिर्फ 8% जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश में। हमारे मध्य प्रदेश की जनजातीय जनगणना हुई थी 2011। अंतिम जनगणना तो आप सभी जानते हो, अंतिम जनगणना जो हुई थी 2011, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में पता है कितनी जनजातियां थी? उसके अनुसार मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या 7,26,26,000। अच्छा, ये तो देश की, मध्य प्रदेश की ये जनगणना 2011 के आंकड़े बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या 1,53,16,784। ये है मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या 2011 के अनुसार। और ये हमारी जनसंख्या का कितने परसेंट होती है मध्य प्रदेश की? तो मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 21.1% है। मध्य प्रदेश के हमारे सभी 55 जिलों में जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। कितने जिलों में? हमारे मध्य प्रदेश के सभी, पूरे के पूरे 55 डिस्ट्रिक्ट है ना, हर जिले में जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। अब हम मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या को 4 भागों में बांट सकते हैं, है ना। ऐसे बांट सकते हैं, देखिए
पश्चिम क्षेत्र की जनजाति, हालांकि ये बांटा किसी के द्वारा नहीं गया है, सिर्फ अध्ययन के दृष्टिकोण से हम जनजातीय जनसंख्या को 4 भागों में बांट रहे हैं, क्योंकि भौगोलिक विस्तार हमें बताना है। बाद में मैं आपको एक एक जनजातियां जो है मध्य प्रदेश की विस्तार से समझाने वाला हूं, लेकिन यहां बांटने का उद्देश्य क्या है कि हम भौगोलिक आधार पर सिर्फ समझ जाए कि किस क्षेत्र में लगभग कौन सी मुख्य जनजाति निवास करती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या को 4 भागों में बांटा जाती है ना। इसको कहते हैं पश्चिमी क्षेत्र की जनजाति, उत्तरी क्षेत्र की जनजाति, दक्षिणी क्षेत्र की जनजाति, ये वाला हिस्सा, और फिर ये वाला हिस्सा जो होता है इसको कह सकते हैं अपन पूर्वी क्षेत्र की जनजाति। अब देखिए, सबसे पहले हम आते हैं पश्चिमी क्षेत्र की जनजातियां, है ना, या इसको हम नाम दे देते हैं। चलिए, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। मेरा लेक्चर जब भी चालू होगा ना, मैं पीपीटी तो वैसे आपको दूंगा, और पीपीटी का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और या फिर आप लेक्चर जब ज्वाइन करेंगे तो आपको पीपीटी और नोट्स प्रॉपर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेशन देता हूं कि जब लेक्चर आप सुनिए तो कॉपी पेन आपके हाथ में होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मौखिक रूप से मैं बताता हूं वो आप नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। अब देखिए, पश्चिमी जनजातीय समूह, इसको नाम दे देते हैं पश्चिमी जनजातीय समूह, ठीक है। पश्चिमी जनजातीय समूह, ध्यान दीजिए, पश्चिमी जनजातीय समूह क्या है? मध्य प्रदेश के पश्चिम मालवा क्षेत्र में स्थित जनजातीय समूह पश्चिमी जनजातीय समूह के नाम से जाना जाता है। हमारे मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 36%, अर्थात मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या अगर किसी क्षेत्र में है तो वो पश्चिमी जनजातीय समूह वाले क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां इस क्षेत्र में निवास करती हैं? तो जब हम पश्चिम जनजातीय समूह की बात करेंगे ना, तो मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व करती है पश्चिमी जनजातीय समूह का भील, और फिर साथ ही साथ भीलों की सारी उपजातियों को आप इसमें अगर शामिल कर लो तो भिलाला, पटलिया, है ना, रथियास, बैगास, बैगा नहीं बैगास, बैगास अलग है ना। तो यह है मध्य प्रदेश में पश्चिमी जनजातीय समूह। मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का कितने परसेंट? लगभग 36% पश्चिमी जनजातीय समूह में है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जनजातीय जनसंख्या तो पश्चिम जनजाति भील और भीलों के, इसका संकेंद्रण सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो सबसे ज्यादा जो घनत्व आपको दिखेगा वो इन जिलों में दिखेगा। 4 मुख्य रूप से जिले इसका नेतृत्व करते हैं। पहला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत कहां पे है? तो वो अलीराजपुर में है। फिर झाबुआ, फिर तीसरे नंबर पे बड़वानी और चौथे नंबर पे धार। ये 4 जिले मुख्य रूप से इसका नेतृत्व करते हैं। फिर हम आते हैं पूर्वी जनजातीय समूह। देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग मुख्य रूप से यहां से लेकर, ध्यान दीजिए, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली से लेकर दक्षिणी बालाघाट जिले कौन कौन से आते हैं? अगर आप मध्य प्रदेश के भूगोल में जिले पढ़े होंगे तो आपको पता होंगे। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, नीचे सिवनी तक ये क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र को हम नाम दे सकते हैं क्या? इस क्षेत्र का नाम है पूर्वी, क्या? पूर्वी जनजातीय समूह। क्लियर? हमारे मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का, या ऐसे सारी बोलते हैं, मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 14% अगर जनजातियां निवास करती हैं, कितने परसेंट? 14% लगभग जनजातियां निवास करती हैं, तो वह क्या किस क्षेत्र में है? पूर्वी जनजातीय समूह में, ठीक है। इस क्षेत्र में मुख्य कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो अगर हम मुख्य जनजातियों की बात करें इस क्षेत्र में, तो मुख्य जनजातियां यहां से आप बढ़ते चलो, कौन कौन सी? सबसे पहले बैगा, है ना, बैगा कहां पे? मंडला, बालाघाट, इन क्षेत्रों में निवास करती है। फिर गोंड, फिर अगरिया, है ना, प्रधान, ये इसको प्रधान भी लिखा रहता है, ओझा,
फिर उत्तर में आओ यहाँ पे तो कोल, ठीक है। फिर ये अनूपपुर के आसपास आओ, अनूपपुर साइड रोड में पनिका, ठीक है। फिर इसके बाद सीधी सिंगरौली में चले जाओ, सौर, कवार, कई सारी जनजातियां हैं जो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती हैं। क्लियर? तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां हैं? बैगा, गोंड, अगरिया, प्रधान, ओझा, कोल, पनिका, सौर, कोयला, गोतिस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पूर्वी जनजातीय क्षेत्र, याद करते जाइएगा। अब आते हैं हम तीसरी जनजातीय क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में आप इसको मध्य या दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र भी कह सकते हो। मध्य भाग से लेकर, जैसे देखिए यहां पर से भोपाल आ जाता है, तो मध्य प्रदेश के मध्य या दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र, क्या कहते हैं इसको? दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र, है ना, मध्य या दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र, है ना। मध्य भी नाम दे सकते हो क्योंकि मध्य वाला भाग मध्य प्रदेश का आ ही गया इसमें। जिले कौन कौन से आते हैं? तो भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, यहाँ पे होशंगाबाद, हरदा, फिर यहां से चालू हो जाओगे तो बैतूल, बैतूल के बाद छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद सिवनी, है ना, भारिया जनजाति वगैरह सभी आ जाती हैं। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है? मध्य या दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र। क्लियर? हमारे मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 23%, कितने परसेंट? 23% जनसंख्या जो है वह मध्य या दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र में रहती है। क्लियर? मध्य या दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र में रहती है। इस क्षेत्र की अगर हम मुख्य जनजाति की बात करें बच्चों, इस क्षेत्र की मुख्य जनजाति की बात करें तो कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं? तो इस क्षेत्र में मुख्य जनजातियों में पहली आपको पर्वतीय सतपुड़ा क्षेत्रों में मिल जाएगी, यही पे मैं शॉर्ट में छोटे छोटे अक्षरों में लिख देता हूं, है ना। फिर आगे हम जनजातीय डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जैसे एक जनजाति पर सतपुड़ा बैतूल में रहती है, कोरकू, कौन सी जनजाति? कोरकू। फिर थोड़ा सा और आगे आओगे तो छिंदवाड़ा के पास है भारिया, ठीक है। फिर इधर साइड आओगे मध्य प्रदेश में पश्चिमी साइड तो बंजारा। थोड़ा सा इसके उत्तर में मध्य भोपाल तरफ चले जाएंगे तो कौन सी? पारधी। ये है इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां, ठीक है। लास्ट वाला बचा है, इस हिस्से को हम क्या नाम देंगे? इस हिस्से को नाम देंगे उत्तरी जनजातीय क्षेत्र। उत्तरी जनजातीय क्षेत्र क्या नाम देंगे हम? उत्तरी जनजातीय क्षेत्र। अब ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा चंबल संभाग जहां पे मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या न्यूनतम है। क्लियर? श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, यहाँ पे गुना, अशोकनगर, यहाँ पे राजगढ़ इधर आएगा, इधर सागर आएगा, इधर निमाड़ी, टीकमगढ़, यहाँ पे आएगा छतरपुर और पन्ना, ठीक है। यहाँ पे आपका सागर दमोह तक ये क्षेत्र चला जाता है। इसको हम उत्तरी जनजातीय क्षेत्र कह सकते हैं। क्लियर? हमारे मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 27%, कितने परसेंट? 27% जनजातियां जो रहती है लगभग वो उत्तरी जनजातीय क्षेत्र में निवास करती है। कितने परसेंट? 27% जनसंख्या उत्तरी जनजातीय क्षेत्र में निवास करती है। इस क्षेत्र में कौन सी जनजाति नेतृत्व करती है? तो इस क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली जनजाति जो है मुख्य रूप से सहरिया जनजाति, जो मौलिकतः राजस्थान की जनजाति। कौन सी? सहरिया। सहरिया के अतिरिक्त एक जनजाति है जो शिवपुरी और छतरपुर के आसपास के क्षेत्रों में रहती है, इसका नाम है खैरवार, ठीक है। एक और जनजाति है इस क्षेत्र में, इसका नाम है कंजर, है ना। कंजर मतलब कानन प्लस चर, जंगलों में रहने वाली जनजाति थी तो कंजर नाम पड़ गया। कानन चर, कानन मतलब होता है जंगल और चर मतलब चरण करने वाले, विचरण करने वाले, तो कानन चर से मिल गया कंजर जनजाति। तो इस क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है? सहरिया, खैरवार और कंजर। तो ये हुआ मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक स्वरूप। समझ में आ रही है?
मध्य प्रदेश की जनजातियां लगभग लगभग नहीं, एग्जैक्ट आंकड़े हैं कि मध्य प्रदेश के सारे 55 के 55 जिलों में मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको इसको याद करना है, ठीक है। कौन कौन सी? पश्चिमी क्षेत्र में भील, भिलाला, पटलिया, रथियास, बैगास। दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं कोरकू, भारिया, बंजारा और पारधी। पूर्वी क्षेत्र में आते हैं तो बैगा, गोंड, ठीक है, अगरिया, प्रधान, ओझा, कोल, पनिका, सौर, कवार, ठीक है। फिर उत्तरी क्षेत्र में जब जाते हैं तो सहरिया, है ना, सहरिया मुख्य है, इसके फिर छोटी छोटी जनजातियां खैरवार और कंजर, ये जनजातीय जनसंख्या है। पश्चिमी क्षेत्र में कुल जनजातीय जनसंख्या का 36%, उत्तरी क्षेत्र में 27, दक्षिणी क्षेत्र में 23 और पूर्वी क्षेत्र में मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या का कितना? 14% जनजातियां निवास करती है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ आंकड़े, अब देखिएगा। ये जनगणना 2011 के आंकड़े मैंने यहाँ पे लिख दिए और बता दिए, हालांकि लेक्चर में हर जनजाति के संबंध में मैं आपको कुछ आंकड़े पर्टिकुलर देते चलूंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि जनजातीय जनसंख्या के आधार पर हमारा राज्य जो है ना मध्य प्रदेश, यह जनसंख्या के आधार पर जनजातियों की देश का सबसे बड़ा राज्य है। समझिए क्या है? देश का सबसे बड़ा राज्य, अर्थात मध्य प्रदेश में जनजातियां जो है वो सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा जनजातियां हमारे मध्य प्रदेश में रहती है। मैंने आपको बताया अभी कि जनजातीय जनसंख्या के आंकड़े 2011 के आंकड़े हैं सारे, है ना, ये जनगणना वाले। अभी फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ जनगणना 2011 के अनुसार सब बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में जनजातियां कितनी है? मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 7,26,26,809, ये तो जानते ही हो। इसमें हमारे मध्य प्रदेश में जनजातियां कितनी है? 1,53,16,722, ये हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है, जो हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 21% है, ठीक है। और हमारे देश की कुल जनसंख्या की कितनी जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में है? तो जनगणना 2011 के आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी का 8.6%, 8.6% जनजातियां जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। प्रतिशत के आधार पर नहीं है, प्रतिशत समझिएगा, कुल जनसंख्या में जनजातियों का परसेंट, तो हमारे यहाँ कितना है मैंने बता दिया आपको, लगभग 21.1%, ये है हमारे प्रतिशत। क्योंकि सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर के राज्य जैसे मिजोरम 89.9, तो 90% जो है वहां की जनजातियां, जनसंख्या का जनजातियां है। अतः मिजोरम वगैरह में जनजातीय जनसंख्या अधिक होने का परसेंटेज, कुल जनसंख्या में परसेंटेज ज्यादा है, तो परसेंटेज के आधार पर ना हम देश में 13वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 13th नंबर पर है। पहले स्थान पर मिजोरम है, जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। अब पेटियों के आधार पर आप बांटो, तो मध्य प्रदेश में जनजातियों की 2 पेटियां, अब पेटियां समझिए कुछ नहीं होता, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनजातियां रहती हैं? तो मध्य प्रदेश में ना 2 ही क्षेत्र है। हमारे मध्य प्रदेश के मैप में अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में 2 ही क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा जनजातियां रहती हैं। पहला जो क्षेत्र है आपका वो झाबुआ राजपुर है। कौन सा झाबुआ राजपुर क्षेत्र? जो आपका भील जनजातीय जनसंख्या वाला क्षेत्र है ना, जिसको झाबुआ से सतपुड़ा तक की पेटी कहा गया। झाबुआ से सतपुड़ा मतलब कौन सा क्षेत्र? ये वाला, यहां से लेकर यहां तक का पेटी, है ना। और दूसरी पेटी जो कहा गई वो मैकल पर्वत वाली, जो बैगा जनजाति वाला क्षेत्र है, ये वाली, है ना, जो पेटियों के नाम से इसको जाना गया। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश में 55 में से 21 जिलों में आदिवासी जिले कहा गया है ना। हमारे मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। तो वैसे तो मध्य प्रदेश में सभी 55 जिलों में जनजातियां निवास करती हैं, लेकिन इसमें से 21 जिले जो है ना वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, है ना। ये फैक्ट है, वन लाइनर फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में आदिवासी जिलों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में हमारे 21 आदिवासी जिले हैं, है ना, और 6 जिले पूर्ण और 15 जिले जिसमें आंशिक बाहुल्य जनजातीय जनसंख्या वाले जिले हैं।
हालांकि हमारे मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में, मतलब 55 के 55 जिलों में जनजातियां निवास करती हैं, लेकिन इसमें से 21 जिले आदिवासी जिले और उसमें से भी 6 सबसे ज्यादा आदिवासी वाले जिले हैं। ठीक है। अब विकास खंड तहसील समझते होंगे ना आप लोग। मध्य प्रदेश प्रशासन अगर आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे तो आपने तहसील या विकास खंड शब्द आप अवगत होंगे, है ना। विकास खंड क्या होता है? विकास खंड एक प्रकार की इकाई होता है जो तहसीलों, है ना। विकास खंड एक प्रकार की ग्रामीण विकास की इकाई होता है, सामान्य तहसील स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश की कुल 55 जिलों में 89 विकास खंड ऐसे हैं। कितने विकास खंड? 89 विकास खंड ऐसे हैं जिनको आदिवासी विकास खंड माना गया है। कितने विकास खंड? 89 विकास खंड ऐसे हैं जिनको आदिवासी विकास खंड माना गया है। ठीक है। वर्ल्ड फैक्ट है, बस देखते चलिए। 15 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजातियां मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, आगे हम पढ़ाएंगे आपको, अभी मैंने आपको बताया नहीं है। विशेष पिछड़ी जनजाति, है ना, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर ही होगा। बस आपको ये शॉर्ट में बता देता हूं कि जनजातियों में भी, वैसे तो जनजातीय समाज का एक ऐसा वर्ग होता है जो मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ होता ही है। ये पिछड़े किस आधार पर होते हैं? संस्कृति के आधार पर नहीं। इनकी संस्कृति बहुत समृद्ध होती है, खान पान के अपने इनके विशेष तरीके, बोले, रीति रिवाज, मान्यताएं, ढेर इनके पास कल्चरल होते हैं, फेस्टिवल इनके खुद के होते हैं, खुद के भगवान होते हैं। पिछड़े जो होते हैं ना वास्तविकता में ये पिछड़े होते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, मतलब इनके पास रोजगार के साधन नहीं होते और रोजगार के साधन के अभाव में ये इधर उधर भटकते हैं रोजगार के लिए। ठीक है। फिर चूंकि अब रोजगार नहीं होता तो घर में पर्याप्त भोजन नहीं आता, और पर्याप्त भोजन जब नहीं आता तो इनके साथ स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। ठीक है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, एक जनजाति है सहरिया। सहरिया जनजाति में कॉमन रूप से हर महिला को लगभग 100% इसका रेशियो है, एनीमिया होती है, रक्तअल्पता, है ना। अर्थात खून की कमी की वजह से प्रसव काल के दौरान कई सारी महिलाएं मृत्यु हो जाती है, कई सारी माओं की मृत्यु हो जाती है। ये बड़ा कटु सत्य है लेकिन है हमारे जनजातीय समाज का। तो पहली चीज तो शैक्षणिक मतलब रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा बहुत बड़ी समस्या है जनजाति को। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में जो जनजातियां रहती हैं, मुख्य रूप से भील और भिलाला, उनमें साक्षरता 2011 के आंकड़ों में मात्र 36% थी। मतलब समझिए, अलीराजपुर की जनसंख्या साक्षरता 36, उसमें भी भीलों की साक्षरता आप देखोगे तो 30% से भी कम है। तो 30% लोग केवल साक्षर है इस जमाने में भी। फिर स्वास्थ्य, शिक्षा के बाद उसके बाद अन्य पिछड़ा, प्रकृति से निकटता। प्रकृति से इतना ज्यादा निकट होते हैं कि जंगलों में रहते हैं तो जंगलों में बाढ़ की समस्या, दावाग्नल मतलब जंगल की आग की समस्या, फिर उसके बाद भूस्खलन की समस्या, फिर सूखे की समस्या, कई प्रकार की समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। इस कारण, अच्छा इसमें से भी ना मैंने बताया सभी जनजातियां पिछड़ी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 3 जनजातियां मुख्य रूप से कौन कौन, इसका नाम है बैगा, भारिया और सहरिया। बैगा मंडला में रहते हैं, भारिया पातालकोट में रहते हैं और सहरिया उत्तरी चंबल जिलों में रहते हैं, चंबल संभाग में रहते हैं। ठीक है। जनसंख्या तो मैंने बता दिया, 1,53,16,784 व्यक्ति। ठीक है, जो हमारी जनसंख्या का 21.1% है। क्लियर? ये फैक्ट आपको क्लियर? सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है मध्य प्रदेश में? तो बड़े से छोटे के क्रम में अगर हम लिखें तो सबसे पहले नंबर पे आता है भील। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति। अच्छा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति जब पूछा जाए तो भील है, लेकिन जनजातीय समूह की बात कर दिया जाए तो फिर गोंड हो जाती है, क्योंकि गोंड अपने आप में एक जाति ना होकर कई सारी उपजातियां हैं इसकी। जैसे गोंडों के साथ अगरिया भी एक उपजाति होती है। अगरिया को वैसे सेपरेट जनजाति भी मान सकते हैं और उपजाति भी है गोंडों की। अगरिया के प्रधान, ओझा, कोयला भूतिस, सोलाहस, ये सब अपने आप में जातियां हैं, जनजातियां हैं, लेकिन गोंडों की उपजातियां। तो एक समूह के रूप में गोंड, जबकि पर्टिकुलर कौन सी? भील। तो जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं?
तो दूसरे नंबर पे गोंड। तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? तो तीसरे नंबर पे आते हैं कोल। ये तीन जनजातियां जो है यह मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजातियां हैं। सबसे छोटी जनजाति क्या है? तो मैंने बताया दो जनजातियां मध्य प्रदेश से छोटी मानी जाती है। वैसे सबसे छोटी कमार है ना, जो सीधी और सिंगरौली जिले में रहती है। इसके अतिरिक्त एक और है, मैं बता दे रहा हूं, सौर जनजाति। कौन सी? सौर जनजाति। ठीक है। एजुकेशन मैंने बता ही दिया कि जनजातियों में एजुकेशन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़े होते हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में जनजातियों की साक्षरता मात्र 50.6% है। ठीक है, अर्थात मध्य प्रदेश में जनजातीय साक्षरता अपने न्यूनतम स्तर पर है। क्लियर? आगे हम देखते हैं फिर कुछ और आंकड़े। सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी है? वन लाइनर फैक्ट है ना। हालांकि इन जनजातियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो ऐसे भी आप जान ही जाओगे। प्रधान या परधान लिखा रहता है देशज में, है ना। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय साक्षर जिला तो बालाघाट है। मध्य प्रदेश में जनजातियों का लिंगानुपात सबसे बेस्ट है ना। प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। फिर से, प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की जनसंख्या लिंगानुपात कहलाती है। मध्य प्रदेश में कितना है जनजातियों का लिंगानुपात? तो मध्य प्रदेश में 984, जिसमें ग्रामीण लेवल पे 986 और शहरी लेवल पे 956 है। दशकीय वृद्धि हर 10 साल में कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि जो थी वो 25.2% थी। ठीक है, कितनी थी? 25.2%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला तो ये मंदसौर है ना। ये कुछ वन लाइनर फैक्ट है जो जनगणना 2011 अगर आपने मध्य प्रदेश के भूगोल के साथ पढ़ी होगी तो वहां भी इसके बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे जब हम जनजातियां पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए जानना कुछ जरूरी होता है। क्लियर? तो याद हो जाएगा ये सारी चीजें। फिर से 55 जिलों में 89 आदिवासी विकास खंड है ना। जनगणना 2011 के अनुसार 8.6% आबादी। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर, 65 की दृष्टि से 13 नंबर पर। दो पेटियां, झाबुआ से सतपुड़ा और मैकल पर्वत से बघेलखंड। ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के 55 जिलों में 21 जिले जो है वो आदिवासी जिले घोषित किए गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जब तक पानी पी लेता हूं। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में 55 जिलों में 89 आदिवासी विकास खंड है। क्लियर? नेक्स्ट, विशेष पिछड़ी जनजाति मैंने बता दिया 3 है, बैगा, सहरिया और भारिया। फिर मध्य प्रदेश में जनसंख्या इनकी 1,53,16,784, जो जनसंख्या कितने परसेंट? 21.1%। फिर सबसे बड़ी जनजाति भील, सबसे छोटी जनजाति गवार। जनजातियों की साक्षरता कितनी एमपी में? 50.6। सर्वाधिक साक्षर जनजाति प्रधान। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति साक्षर जिला बालाघाट। लिंगानुपात 984, ग्रामीण लेवल पे 986, शहरी लेवल पे 956। क्लियर? फिर उसके बाद न्यूनतम जनजाति 10 की वृद्ध मंदसौर। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया अभी। मध्य प्रदेश में जनजातियों की मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। क्लियर? यहाँ पे डिजाइन के द्वारा फिर से बता दिया। उत्तरी क्षेत्र की जनसंख्या, जिसमें कितने परसेंट है जनजाति जनसंख्या का? लगभग 27%। मुख्य जनजातियां तो सहरिया है ना। फिर सहरिया के बाद दूसरी जनजाति कौन सी आती है जो कत्थे का काम करती? खैरवार, कंजर। ठीक है। पूर्वी क्षेत्र में बैगा, कोल, गोंड, मंडला क्या लिखा है ना, गोंड, मंडला, डिंडौरी। अच्छा, ये जिले लिखे हैं, मंडला, डिंडौरी, उमरिया, बालाघाट, ये सारे क्षेत्र है ना। जनजाति बैगा, कोल, कोंड है ना। मैंने आपको बहुत सारी और भी बता दी थी, जैसे अगरिया होती है, प्रधान होती है, ओझा होती है, ये सब पूरी क्षेत्र में। कुल जनजाति जनसंख्या कितने परसेंट? 14% यहाँ पे रहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद पश्चिम क्षेत्र में मुख्य रूप से भील व इसकी उपजाति, मैंने बताया भिलाला, पटलिया, रथियास, बैगास वगैरह है ना, जो जनजाति जनसंख्या का कितने परसेंट है? 36%। फिर दक्षिणी क्षेत्र में गोंड, कोरकू है ना। दक्षिणी क्षेत्र में और बंजारा भी होते हैं, पालथी भी होते हैं।
और इसमें जनजातीय जनसंख्या कितने परसेंट? 27%। ठीक है, 23%। याद रहेगा आपको? ये है मध्य प्रदेश में जनजातियां एवं इनका भौगोलिक विस्तार। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला धार, याद रखिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियों की जनसंख्या किस जिले में है? धार। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला भिंड, याद रखिएगा ना ये फैक्ट। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला धार, न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला भिंड, प्रतिशत वाला जिला अलीराजपुर, 89% जनजातियां हैं। न्यूनतम जनजातीय प्रतिशत वाला जिला ये भी होता है भिंड। तो भिंड जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे कम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला है। प्रतिशत के आधार पर भी मध्य प्रदेश में सबसे कम जनजातीय प्रतिशत वाला जिला है। क्लियर? जबकि अलीराजपुर और धार, अलीराजपुर प्रतिशत के आधार पर 89% जनसंख्या जो है जनजातीय है वहां की, और जनसंख्या के आधार पर धार। क्लियर? ये फैक्ट है, वन लाइनर फैक्ट। इन चीजों को याद करते जाइएगा, मैं डायग्राम के माध्यम से समझाने का आपको सिर्फ यही प्रयास कर रहा हूं। ठीक है? क्या विशेषता होती है किसी जनजाति की? तो जब आपने परिभाषा डिटेल से पढ़ ली तो इस लाइन को आप बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। पहली विशेषता किसी भी जनजातीय समाज की क्या होती है? जनजातीय समाज जो होता है ना, सॉरी, जनजातीय समाज जो होता है ना, वो अपने विशिष्ट पहचान, वेशभूषा, खान पान और रहन सहन के लिए जाना जाता है। यही तो उसकी मूल विशेषता है। तो क्या होती है किसी जनजाति की विशेषता? तो सबसे पहले जनजाति को पहला अपनी विशिष्ट भाषा, बोली और संस्कृति होती है। तो पहली विशेषता तो यही से निकलती है कि हर जनजाति की ना अपनी विशिष्ट भाषा होती है ना। जैसे कौन कौन सी, जैसे हम उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश की जनजातियों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातीय बोलियां हैं? गोंडों की है गोंडी, कोरकुओं की है कोरकू, ठीक है, बंजरों की है बंजरी, बंजरी, है ना। कोल जनजाति की बोली को कोली, भारिया जनजाति की बोली भरनोटी, सहरिया जनजाति की बोली सहरियाई। तो इतनी सारी बोलियां और भी है। तो इतनी सारी बोलियां सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में जनजातियों की है। तो पहली विशेषता तो यही होती है कि हर जनजाति की अपनी विशिष्ट बोली होती है। दूसरे नंबर पे हर जनजाति का अपना एक नाम होता है जिसके द्वारा वह जनजाति को पहचान मिलती है। क्लियर? जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में 43 जनजातियां निवास करती हैं और हर जनजाति का अपना क्या है, एक नाम। जैसे बैगा, भारिया, है ना, कंजर, है ना, पारधी, बंजारा। तो ये क्या है? हर जनजाति का एक नाम है। जैसे ही आप नाम लोग देगा तो आपको समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है ना। विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित कर दी गई है, खेती नहीं करते हैं, जंगलों पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से तीसरे नंबर पे हर जनजाति अपना एक निश्चित भूभाग होता है। इसका मतलब क्या है? जनजातियां जो है वो एक अपने निश्चित निवास स्थल पर निवास करती हैं। हालांकि वर्तमान समय में वह अपने निवास स्थान को छोड़कर शहरों की ओर रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। उसके बावजूद जो जनजातियों की पहचान जो होती है वह उनके निश्चित भूभाग से होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप एक स्थल जानते होंगे पातालकोट। क्यों जानते हो पातालकोट को? पातालकोट की पहचान ही है किस लिए? क्योंकि वहां पे भारिया जनजाति निवास करती है। क्लियर? तो जनजातियों की एक अगली विशेषता क्या होती है कि जनजातियां एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है। याद करते जाएगा। चौथे नंबर पे जनजातियों की अपनी एक संस्कृति होती है, सामान्य संस्कृति। मतलब जनजातियों के अपने नृत्य होते हैं, गायन होते हैं, नाट्य होते हैं, संगीत होते हैं। जैसे जब हम जनजातियां पढ़ेंगे तो इस चीज को डिटेल से पढ़ेंगे
जैसे कर्मा नृत्य। कर्मा एक विशेष प्रकार का नृत्य है जो कर्मा कर्म की देवता के स्मृति में किया जाता है। ये कर्मा नृत्य से कौन सी जनजाति पहचानी जाती है? तो अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, या फिर मैं बता देता हूं, बैगा जनजाति। मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति की अपनी पहचान जो है वो अपने डांस के लिए है, कर्मा डांस के लिए, है ना। गोंड जनजाति रीना डांस, बड़ा बेहतरीन डांस, है ना। बर्मा डांस गोंड जनजाति का है। भगोरिया नृत्य आपका भील जनजाति का है, ठीक है। फिर उसके बाद खम्ब स्वांग कोरकू जनजाति का है। सहराना नृत्य सहरिया जनजाति का है। तो हर जनजाति का क्या है, अपनी एक विशेष संस्कृति होती है, ठीक है। फिर परिवारों के समूह, इसको तो बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल सा है कि जनजातियां स्वाभाविक तौर पर संगठित समाज होता है और वह छोटे छोटे परिवारों के समूह के रूप में रहती है ना। इनके गांवों में कभी आप जाओ किसी जनजातीय समाज के, तो ऐसे दोनों कतार में गांव होते हैं। इन कतारों में ना छोटे छोटे से ऐसे घर बने होते हैं, कच्चे घास फूस के घर बने होते हैं, है ना, अलग अलग ऐसे। इसमें अपने अपने निवास होते हैं और एक एक परिवार इसमें रहते हैं। तो परिवारों का समूह ही तो जनजातियां कहलाता है, ये समाज कहलाता है, ये तो आप बिल्कुल स्पष्ट जानते हो। फिर जनजातीय समाज में रिश्तेदारी को खास महत्व दिया जाता है ना। रिश्तेदारी को खास महत्व देने का यहाँ मतलब क्या है कि नातेदारी व्यवस्था के तहत जनजातीय समाज एक संगठित समाज होता है, क्लियर। फिर उसके बाद अंतर विवाह समूह, जनजातीय समाज जो होता है वह अंतर विवाही होता है। इसका कहने का मतलब क्या कि एक जनजातीय समाज के लोग अपने ही जनजातीय समाज में विवाह करना पसंद करते हैं, किसी अन्य जनजातियों में विवाह वर्जित होता है। जैसे बैगा जनजाति गोंडों को भले ही अपना बड़ा भाई मानती हो, लेकिन बैगा जनजाति में अगर विवाह होगा तो किसी बैगा जनजाति के सदस्य से ही होगा। भीलों में अगर विवाह होगा तो भील जनजाति के ही सदस्य से होगा, अन्य किसी जनजाति बंजारों से नहीं। सहरिया जनजाति में अगर विवाह होगा तो सहरिया जनजाति के ही किसी सदस्य से होगा, किसी अन्य जनजातीय समाज से बिल्कुल भी नहीं। अंतर विवाही समूह होता है। हालांकि जब मैं पढ़ाऊंगा इनके विवाह को डिटेल से तब मैं बताऊंगा कि इनमें भी गोत्र प्रथा पाई जाती है और बहिर्गोत्रीय होती है। मध्य प्रदेश की तो सभी जनजातियां बहिर्गोत्रीय, मतलब अपने गोत्र में विवाह नहीं करती। फिर अपना इनका एक राजनीतिक संगठन होता है। इसका कहने का मतलब क्या, जनजातीय समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए इनका खुद का राजनीतिक संगठन होता है। जैसे हम कोल जनजाति की बात करें, कोलों की पंचायत होती है, इस पंचायत को गोहिया कहा जाता है। अच्छा, आपको पता होगा या आगे मैं इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा, जब पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थापित की गई तो पंचायती राज व्यवस्था के साथ एक बड़ी समस्या थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायतें लागू की गई थी कि हर गांव में एक पंचायत होगी, मुखिया सरपंच होगा जो जनता का प्रतिनिधि होगा, है ना, और जो जनता के द्वारा चुना जाएगा। 21 वर्ष से बड़ा कोई भी होगा वो वोट डालेगा, लेकिन वो चुनाव लड़ेगा। 18 वर्ष से ऊपर कोई होगा वो वोट डालेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जनजातीय समाज में ऐसी पंचायतें पहले से थी और कई बार वो पंचायतें वंशानुगत हुआ करती थी। तो जनजातीय समाज में पंचायतों को, सामान्य पंचायतों को स्वीकार नहीं किया गया, तो इसके लिए भारत सरकार ने एक समिति बनाई, भूरिया समिति, है ना। और भूरिया समिति कौन, कांतिलाल भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति बनी और इस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने एक कानून बनाया। इस कानून को कहा गया पेशा। आगे हम पेशा कानून के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, मतलब जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार, और इसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्स्थापित किया गया जैसा जनजातीय समाज चाहते थे। अगली विशेषता, जनजातीय समाज जो होता है ना वो आर्थिक रूप से पूरी तरह से आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जनजातीय समाज अपने रोजगार और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है, बाहर के समाज से इसे कोई लेना देना नहीं होता। और सामान्य निषेध अंतिम विशेषता होती है। जनजातीय समाज की लास्ट विशेषता, प्रत्येक जनजातीय समाज में कुछ रीति रिवाज, कुछ मान्यताएं होते हैं
और इन मान्यताओं का पालन करना जनजातीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है और इसका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध माना जाता है जनजातीय समाज में। अर्थात सभी प्रकार के निषेधों का ये कि क्या करना है और क्या नहीं करना है का पालन करते हैं। तो ये है जनजातियों की विशेषताएं। आप इन विशेषताओं को लिख लीजिएगा और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब हम जनजातियां आगे पढ़ेंगे तो ये विशेषताएं आपको वहां पे काम आएंगी। एक लास्ट प्रश्न और करते हैं आज, ठीक है। जनजातियों की समस्याएं क्या है, क्यों हम जनजातियों के बारे में हमारे सिलेबस में शामिल किया गया। हमारे देखिए मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया कि जनजातीय समाज का एक ऐसा वर्ग होता है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य हर दृष्टिकोण से एक तरीके से पिछड़ा होता है। प्रकृति से सीधा संपर्क रहता है। प्रकृति से सीधा संपर्क होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप में अगर कोई व्यक्ति है तो सबसे ज्यादा जनजातीय समाज का है। जैसे किसी क्षेत्र में बाढ़ आई तो बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? वे व्यक्ति जो नदी के तट पर रह रहे कच्चे मकानों में भूस्खलन हुआ तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो रह रहा है वो भूस्खलन की समस्या से प्रभावित है, ठीक है। सूखा पड़ा तो जिनका रोजगार ही जंगल है, खेती है, वो सूखा से प्रभावित होता है, ठीक है। अतिवृष्टि हो गई तो अतिवृष्टि से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन? जो जंगलों में रह रहा है, खुले में रह रहा है, शहरों में रहने वाले लोग नहीं। तो कई सारी समस्याएं होती हैं जनजातीय समाज में। क्या है इन समस्याओं को हम कुछ बिंदुओं पे देख सकते हैं। जैसे जनजातियों की प्रमुख समस्याएं, पहला संचार के साधनों का अभाव। जनजातीय समाज में आप देखोगे संचार के साधन तो बिल्कुल होते ही नहीं है। पतालकोट में अगर बाढ़ आ जाए, मोबाइल सॉरी पानी पी लेते हैं। यदि पतालकोट में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो पतालकोट के भारिया कैसे बताएंगे जबलपुर या छिंदवाड़ा वाले लोगों को? तो संचार के साधन, ना इनके पास सड़क है, ना इनके पास रेलवे है और ना इनके पास कोई संचार के डाकतार विभाग है। दूसरा अशिक्षा। अशिक्षा तो बिल्कुल समस्या है ही है। अशिक्षा के कारण ना ही ये नया रोजगार प्राप्त कर पाते हैं, ना ही टेक्नोलॉजी से जुड़ पाते हैं, ना ही स्वयं को आधुनिक कर पाते हैं, ना ही कृषि को सुधार कर पाते हैं, ना ही रोजगार में सुधार कर पाते हैं, ना ही इनका किसी प्रकार का औद्योगिकरण हुआ है। तीसरे नंबर पे जब इतनी समस्याएं होती हैं तो ये सेठ साहूकारों के चंगल में फंस जाते हैं और ऋण कई प्रकार के ले लेते हैं, है ना। जैसे एक प्रथा मध्य प्रदेश में बेगार, आपने सुनी होगी। बेगार प्रथा क्या है? ये जनजातीय समाज में तो होती है। किसी सेठ या साहूकार के यहाँ गए, उन्होंने एक ऋण ले लिया। अब ऋण पता है कि नहीं चुका पाएंगे लेकिन फिर भी ऐसी मजबूरी है कि लेना पड़ रहा है। अब इस ऋण के बदले वह साहूकार या जो भी व्यक्ति है, जो भी मतलब गलत वर्ड होता है इसके लिए, जो भी व्यक्ति है वह इस जनजातीय समाज के लोगों का शोषण करता है, वह उनसे जबरदस्ती काम लेता है, वह उनके बच्चों से बंधुआ मजदूरी करवाता है क्योंकि तुमने कर्ज लिया है, पैसे नहीं चुका है, अतः तुमको ये काम करना पड़ेगा। तो ऋणग्रस्तता एक बहुत बड़ी, जबकि यह अपराध है, भारतीय संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। फिर औद्योगिक क्षेत्र, आपने बाढ़, आपने औद्योगिक बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर लिए, जैसे सीधी सिंगरौली में आपने खनन उद्योग स्थापित किया, बड़ी बड़ी माइंस में अधिक खनिजों को खोद दिया, लेकिन उसके पास में जो उत्तर में जनजातियां रह रही थी उनके प्राकृतिक क्षेत्र तो तबाह हो गए ना। तो ये एक बड़ी समस्या। फिर भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने नर्मदा घाट की परियोजना की शुरुआत की है ना। इसमें 29 बड़े बांध का आपने घोषणा कर दी, 3000 छोटे बांध बनाएंगे हम, है ना, 135 मीडियम आकार के बांध बनाएंगे, इतने बांध बनने हैं। जब भाई कोई नदी है उसमें यहाँ पे अगर बांध बनाया जाता है तो इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र जल भराव होता है। अब जल भराव होता है तो यहाँ पे 100 से ज्यादा गांव होते हैं आसपास के क्षेत्रों में जो डूब जाते हैं। और ये गांव किनके होते हैं? नदियों के सबसे ज्यादा तटवर्ती क्षेत्रों में ट्राइबल ही रहते हैं। तो इनकी पूरे के पूरे घर द्वार सब डूब जाते हैं, इनकी पूरे के पूरे कल्चर समाप्त हो जाता है, बेचारे लोगों को शहरों में आके रहना पड़ता है।
तो ये इनकी प्रॉब्लम्स है। फिर कुछ जनजातियों में बाल विवाह की समस्या है, जैसे सहरिया में एक प्रथा होती चूड़ा प्रथा, चूड़ी प्रथा जिसको कहते हैं, है ना। चूड़ी प्रथा के तहत 8-8 साल के बच्चों का विवाह करवा दिया जाता है। तो 8-8 साल के बच्चों का विवाह जब करा दिया गया तो इससे क्या हुआ भाई, वयस्क होने से पहले ही वो बच्ची मां बन गई, है ना। और इसके कारण क्या हुआ, अगर इस प्रकार का प्रसव की समस्या आई तो मृत्यु को शिकार हो गई। तो ये बहुत कष्ट वाली चीज है। फिर कन्या मूल और स्त्रियों की निम्न स्थिति, कुछ जनजातियों में कन्या मूल चलता है। इस कन्या मूल आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद युवा ग्रहों का पतन से उत्पन्न समस्याएं, है ना। युवा ग्रहों के कारण, युवा ग्रहों के पतन के कारण उत्पन्न समस्या। युवा ग्रह क्या होते हैं, जनजातीय समाज में विवाह के लिए स्थापित जो संस्थान होते हैं उनको युवा ग्रह कहते हैं। युवा ग्रह लगातार पतन होता जा रहा है, युवा ग्रह समाप्त होते जा रहे हैं, जैसे घोटुल हो गया, है ना, रंग भंग हो गया, ये सब समाप्त होते जा रहे हैं, है ना। धर्म की समस्या, भाषा की समस्या, आवास परिस्थिति संबंधी ये समस्या है। ये समस्याएं तो आपको समझ में आ रही होंगी, इसको समझाने की नहीं है। जैसे जंगलों के विनाश से संबंधित समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी, ललित कला है, इनके कल्चर समाप्त होते जा रहे हैं, है ना। कृषि की समस्या, फिर मानव श्रम की बर्बादी। तो ये जनजातीय समाचार की मुख्य समस्याएं हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, जब हम जनजातियां पढ़ेंगे तो हर जनजातियों को, पर्टिकुलर जनजाति के साथ हम उसकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है, जनजातियों को भौगोलिक स्थान और जनजातियों की समस्या। अब हम अगले लेक्चर में पहुंचेंगे, जहां पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार जनजातियों को सुरक्षित रखा है। संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था जनजातियों के कल्याण के लिए, सबसे कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए, जो अंत्योदय की भावना के साथ स्थापित किया गया था, उसमें जनजातियों के लिए क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई है, इन व्यवस्थाओं को जानेंगे। और फिर उसके बाद हम एक एक करके सभी जनजातियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट्स बनाते चलिएगा। अब हम अगले लेक्चर में संवैधानिक प्रावधान के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।